नमस्कार। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अमूमन बच्चों को ये परेशानी होती है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंसेस है ना। कंफ्यूजन होता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है। इस कहानी की शुरुआत होती है ओम्स लॉ से। समझेंगे बात को, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ समझने के बाद रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या क्या बातें हैं, ठीक है। उसके बाद समझेंगे हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ओम्स एक्चुअली ओम्स साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसके बारे में सब कुछ बताया। अगर हम ओम्स लॉ के बारे में अगर डिस्कस करें कि ओम्स लॉ क्या होता है, तो ओम्स साहब के हिसाब से ये बात कही गई कि अगर किसी वायर के अंदर, मान लीजिए यहाँ पर एक वायर मैंने लिया, इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है आई करंट, ठीक है। तो ओम साहब ने क्या कहा कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर से करंट पास कर रहा हो, आई करंट पास कर रहा हो, है ना, तो उसके अंदर का जो करंट होता है वो इसके दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम साहब ने क्या कहा कि करंट और पोटेंशियल एक दूसरे का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस किसी को भी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में लिखे, आवश्यकता पड़ी तो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर में एक वीडियो बनाकर आपके लिए पोस्ट कर दिया। तो मैंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसी चीज को मैं यहाँ सेंटेंस में लिख रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस is या across the terminal is directly proportional to the current flowing through the wire। वायर के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा होगा, उस करंट का पोटेंशियल के साथ जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओके। चलिए अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I और R। R कहां से आ गया, R इस प्रोपोर्शनलिटी के बदले हमें, यानी कि या R जो यहाँ पर है वो आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और यही आपका क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। इसी को कहते हैं, आम भाषा में समझे कि रेजिस्टेंस है क्या, तो रेजिस्टेंस एक तरह का ऑब्स्टिकल है जो बिजली को, जो कि करंट को क्या करता है, विरोध करता है, करंट का विरोध करता है, करंट के अगेंस्ट में काम करता है। यानी कि रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। कैसे समझेंगे, मान लीजिए कि ये एक वायर है जिसके अंदर से करंट आपका फ्लो कर रहा है, ये एक वायर इसके अंदर से करंट आपका फ्लो कर रहा है, तो करंट को फ्लो करवाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करे, जिसके कारण से इसके अंदर करंट जो है वो फ्लो करे, ठीक है। चलिए हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। ये वायर इससे जुड़ा हुआ है, इस वायर का ये मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया और ये निगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, है ना, चार्ज जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, और करंट जो है वो आपका पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा। आई करंट आपका इधर से इधर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना, ये मैंने समझा। चलिए अब अगर मान लीजिए कि इस कंडक्टिंग वायर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए, वैसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स खुद अपने आप को विरोध करना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, वो उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, उससे आगे बढ़ने नहीं देगा। नतीजा क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलैप्स करना, टकराना शुरू कर देंगे, कॉलिजन होना शुरू हो जाएगा। जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन्स जितना स्मूथली निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, उतना स्मूथली मूव नहीं कर पाया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या हो गया, ज्यादा।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ज्यादा हो जाने के कारण ऐसा हुआ। और यही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, इसी प्रॉपर्टी को, ये जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोक रहा था भैया, इसी प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस। तो ओम साहब ने क्या कहा कि करंट और पोटेंशियल एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने क्या लगाया, आर लगाया, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसी को हमने क्या बोल दिया, रेजिस्टेंस। अब ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू एक फॉर्मूला निकल कर आता है IR। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 9, 10, 11, 12 हर जगह पे फॉर्मूला आपको काम देगा। V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। भैया देखो बात क्या है, मैंने निकाला V इज इक्वल टू IR। अब देखो जरा सा, V इज इक्वल टू IR होता है बाबू, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी बता दो। R इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई I। R इज इक्वल टू क्या हो गया, V बाई I, यानी कि पोटेंशियल, और बटे में क्या आ गया आपका, करंट का, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके बारे में, पोटेंशियल के बारे में, और रेजिस्टेंस के बारे में, और करंट के बारे में, कि क्या संबंध है इसे, ठीक है। चलिए टारगेट याद रखेंगे, हमारा टारगेट क्या है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को समझना, इन्हीं चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करता है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। देखो सबसे पहला चीज, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहला लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। अगर तार का लंबाई ज्यादा हो, कंडक्टिंग वायर का लंबाई ज्यादा हो, तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, उसका ज्यादा होता है, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। इस बात को आप याद रखिए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हुआ, तो लेंथ अगर वायर का ज्यादा हुआ, तो बाबू रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। चलिए दूसरी बात है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, है ना। वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ा दिया जाए, वैसे कंडीशन में रेजिस्टेंस घट जाता है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। या अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखेंगे, तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस को मेंशन कर सकते हैं। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया करने का मतलब क्या, मैंने एक वायर लिया, ये कुछ इतना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ये ना है, और दूसरा रेजिस्टेंस एक वायर मैंने लिया आपके सामने, वो वायर ये है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने ये A1 A डैश मान लेते हैं, है ना, इसको A माना और A डैश मान लिया। A इज ग्रेटर देन द A डैश, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, कम। अब इतने बड़े एरिया से इलेक्ट्रॉन को निकलना है, तो बहुत स्मूथली इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन जितना स्मूथली निकलेगा, करंट उतना ही क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो रेजिस्टेंस की बात मैं करूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा अगर हुआ, तो इलेक्ट्रॉन इजी निकलेगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या लिखा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये दो बात आप याद रखेंगे, पहला इक्वेशन फर्स्ट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, और इक्वेशन 2, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, ठीक है। ये दोनों मैंने कहां से लाया, ये दोनों आपका कहां से आ रहा है, ओम्स लॉ से। क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ से हमने क्या निकाला, रेजिस्टेंस निकाला, और रेजिस्टेंस निकालने के बाद रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो हम, ठीक है। तीसरा फैक्टर क्या है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, अगर थर्ड फैक्टर की बात करें, तो थर्ड फैक्टर आपका टेम्परेचर है। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए टेम्परेचर को हम बढ़ा दें, है ना, टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो वैसे कंडीशन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएगा, आपका बढ़ जाता है, और जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, रेजिस्टेंस उतना ही क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। यानी कि तीसरा जो फैक्टर आया वो क्या था, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द वायर। और चौथा पॉइंट जो यहाँ पर निकल कर आएगा, वो पॉइंट क्या होगा आपका, कि नेचर ऑफ द मटेरियल, किस मटेरियल से आपने उस वायर को बनाया है, उसके ऊपर भी आपका रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है।
यानी कि रेजिस्टेंस ओवरऑल अगर आप देखो तो 4 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ ऑफ दी वायर पे, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दी वायर पे, तीसरा टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और चौथा फैक्टर जो मैंने आपको बताया वो चौथा फैक्टर क्या था, नेचर ऑफ दी मटेरियल, नेचर ऑफ दी मटेरियल। यानी कि आपने वायर किस चीज का बनाया, कॉपर का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, एल्यूमिनियम का है, किस चीज का, या फिर किसी और चीज का आपने वायर ले लिया है ना, तो वायर आपने किस चीज का बनाया, ठीक है। कंडक्टिंग वायर होना चाहिए बाबू, याद रखना। ऐसा ना बोलना कि सर ने बोला किसी भी चीज का तो प्लास्टिक का वायर ले, कंडक्टिंग होना चाहिए। तो ये 4 फैक्टर आप याद रखेंगे। पहला, लेंथ ऑफ दी वायर पे डिपेंड करेगा, अगर मान लो रेजिस्टेंस बढ़ा तो लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा। दूसरा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस अगर आपका ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया आपने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम जाता है। एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरा, टेम्परेचर पे, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मान लीजिए किसी वायर का टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, बढ़ जाता है। और चौथा, नेचर ऑफ द मटेरियल, कि आपने किस चीज का वायर लिया है। तो ये 4 फैक्टर है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 4 बातें यहाँ पे मेंशन करेंगे। अभी अपने को काम किसका है, अपने को काम इसका है और अपने को काम इसका है, यानी कि लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर का। इसी दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या है। चलिए यहाँ से टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में। ओके, चलिए। तो अगर हम रेजिस्टिविटी के बारे में समझें, ठीक है, अगर हम रेजिस्टिविटी के बारे में समझें तो क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आ सकता है रेजिस्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, अब देखिए, मैंने 2 इक्वेशन आपको बोला, याद रखिए, रिकॉल करें इक्वेशन, जल्दी से बताया मैंने क्या क्या बोला। पहला इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन क्या था। पहला इक्वेशन मैंने क्या बोला कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। पहला इक्वेशन ये था, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, गुड। इक्वेशन सेकंड क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। ये इक्वेशन आ गया सेकंड। हाँ, अब यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब इस 2 इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, इक्वेट, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशन से अगर हम देखें तो क्या मिलता है, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L by A। मैंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L by A, भैया देखो ध्यान देना, अगर मैंने बोल दिया R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L by A, इसके कहने का मतलब हो जाता ये, है ना, L by A, ये हो जाता। ये तो सरासर गलत है, ये ऊपर आ जाएगा और L चला जाएगा नीचे, तो गड़बड़ हो गया ना। इसलिए मैंने क्या कहा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A, ये मैंने कहा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने क्या लिखा, R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे रो L by A। अब ये जो लिखा मैंने, ये क्या है आपका, रो है बाबू, ऐसे लिखते हैं रो, ठीक है ना। ये मैंने क्या लिखा है, रो लिखा है, ठीक है। कैसे लिखते हैं, फिर से बता रहे हैं, P मत लिखते ना, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, रो, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं RHO, रो, ठीक है ना। और यही जो मैंने यहाँ पे रो लिखा है, इसी रो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। इसी को हमने क्या बोल दिया, रेजिस्टिविटी बोल दिया। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंसेस है ना, दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर था, यहाँ पे हम लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू L by A करेंगे तब जाके रेजिस्टेंस आपका निकलता है। रेजिस्टिविटी इंटू L by A करेंगे तो रेजिस्टेंस निकल जाता है। अगर रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें तो रेजिस्टिविटी कहने का मतलब क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी कहने का मतलब हो गया कि अगर किसी वायर को आपने लिया है और उस वायर का यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने लिया है ना, ठीक है, यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट लेंथ लिया और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, 1 मीटर लेंथ ले लिया और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, तो वैसे कंडीशन में उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो उसका रेजिस्टिविटी का है। क्या बोला मैंने, फिर से समझना। मान लो मैंने एक वायर लिया है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है 1 मीटर स्क्वायर,
और इसका जो लेंथ मैंने लिया वो लेंथ आपका कितना है 1 मीटर। इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस इसके रेजिस्टिविटी के बराबर है ना, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया और 1 मीटर लेंथ का अगर वायर आपके सामने है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इसके रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी बोल देते हैं। और ये फिक्स वैल्यू है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। यानी कि हर एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या होता है, कांस्टेंट। कोई भी मटेरियल अगर आप ले लो, कंडक्टिंग मटेरियल है, सिल्वर है, गोल्ड है ना, एल्यूमिनियम है, कोई भी मटेरियल आप अगर ले लेते हो जो कंडक्टिंग है तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट। अब मैंने बोला रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो गया, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू L बाई ए। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा और क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, है ना। और मॉडिफाई होकर समझते हैं इसके यूनिट को, है ना, क्या इसका यूनिट होगा, कैसे ये काम करेगा, इन सब चीजों। ओके चलो, अब देखते हैं रेजिस्टिविटी को हम लोग यहाँ से निकालते हैं बाहर, रेजिस्टेंस से अब रेजिस्टिविटी को हम लोग बाहर निकालने का कोशिश करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या बात है, ठीक है ना। चलिए, तो अभी मैंने बताया R इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, रो L बाई ए, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से रो निकालते हैं बाबू तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू R A बाई L हो जाएगा, R A बाई L हो जाएगा। एक बात याद रखना, क्या, जो हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस का SI यूनिट जो होता है वो होता है ओम, सबको जानता हूं, है ना, ओम, OH ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, ठीक है। यहां पर मैंने ए लिया है, ए क्या है इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दी वायर, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और एरिया जब भी निकालेंगे तो एरिया का SI यूनिट क्या होता है बाबू, SI यूनिट क्या होगा इसका, SI यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। और तीसरा जो पॉइंट मैंने लिया L, L मतलब क्या हो गया आपका, लेंथ ऑफ दी वायर, लेंथ ऑफ दी वायर। और लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, वेरी गुड, सही बताए, क्या होता है, मीटर, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी निकल जाएगा सामने, ठीक है। तो देखिए जरा, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R की जगह पे हम क्या पुट करते हैं, ओम पुट कर देते हैं, ए की जगह पे हमने मीटर स्क्वायर पुट कर दिया, और L की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, M पुट कर दिया। यहां से ये कट गया, इससे क्या आ गया, ओम मीटर आ गया। और यही होता है आपका SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। SI यूनिट क्या होता है, रेजिस्टिविटी आपका क्या होगा, ओम मीटर, ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है बाबू, वो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच, है ना। रेजिस्टेंस हमने कहां से निकाला, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ के हिसाब से देखा हमने। और रेजिस्टिविटी एक्चुअली क्या होता है, तो यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई वायर है, कंडक्टिंग वायर है, और उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये दो टर्म, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था बच्चों को, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। आप इसको याद रखेंगे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगला जो वीडियो मैं आपके सामने अपलोड करूंगा उसमें मैं बताऊंगा आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये सीरीज अब पूरा चलता रहेगा जब तक इस टॉपिक को मैं खत्म न करूं। इसके पहले मैंने टिश्यू वाले सेक्शन को किया था, अब मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्शन, ठीक है। तो बने रहेंगे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट करें, ताकि आगे कंटिन्यू आपको नया नया वीडियो से रिलेटेड मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद।